प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में लेंगे भाग। कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात। 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। लगभग 1,000 नए सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुश्किल में फंसते नजर आ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया समन। 16 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान में रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में लिया भाग। भारत की विकास गाथा का किया उल्लेख। कहा देश भर में हर रोज बन रहे हैं 28 किलोमीटर के हाईवे। हर साल 8 नए हवाई अड्डों का हो रहा है निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। हमले में अमेरिकी नाविक दल के 3 सदस्य की मौत, 6 अन्य घायल। और खेल की खबरों में धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली। प्लेइंग 11 में केएल राहुल की जगह देवदत्त पड्डिकल को मिला मौका। सीरीज में भारत फिलहाल 3-1 से आगे। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री साथ ही 1,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लॉन्च करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने दौरे पर विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लॉन्च करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा पर्सनली फील हो रहा है और इट हैज बीन हार्ट वार्मिंग वेलकम आई थिंक फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर बिकॉज द पीपल ऑफ कश्मीर आर आल्सो हैप्पी विद दिस, क्योंकि लोगों में ऐसा एहसास लग रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत खुश है। एज ए प्राउड फॉर कश्मीर कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इट्स अ बिग इवेंट और बड़ी अच्छी बात है। कोई बात कह के जाएंगे और कोई आगे के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप भी होगा, उनके पास कोई अच्छा सा यहाँ के लिए कोई पैकेज भी होगा। देखिए, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अच्छा सा पैकेज लेके आ रहे हैं, टूरिज्म रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड। अजीम देश का अजीम प्रधानमंत्री कश्मीर की तरफ आ रहा है। मैं उनका वेलकम करता हूँ कश्मीर में और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर को एक अमन के गहवारे पर लाकर खड़ा कर दिया और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर कश्मीरियों के लिए एक खूबसूरत पैकेज होगा। प्रधानमंत्री देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान भी लॉन्च करेंगे। वे चुनौती आधारित गंतव्य विकास CBDD योजना के अंतर्गत चयनित पर्यटन स्थलों की भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1,000 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशों का वितरण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, जिनमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं, लखपति दीदियां, किसान
उद्यमी आदि शामिल हैं। ऑनरेबल पीएम ने हमेशा हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया है। वो अक्सर बेशतर आप उनको देखेंगे कि उनका जो अटायर है, कानी शॉल्स, वो पसंद करते हैं लगाना, तो उससे हमारे आर्टिजन्स की काफ़ी जो है प्रमोशन होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे कैन कम दिस फेस टू फेस विद द ऑनरेबल पीएम। तो एक उनके लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP राष्ट्र को समर्पित करेंगे। HADP एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र अर्थात बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों के पूर्ण परिदृश्य को सम्मिलित किया गया है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक 5,015 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है जो 5 सालों में करना है, हमने कंप्लीट करना है। वो हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हम एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरी तरह से हो जाएंगे। हमारे फार्मर्स उसमें लगे हुए हैं, तो इंसेंटिवाइजेशन भी हो रही है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हमने उस पर ला रहे हैं जो फार्मर्स की बेनिफिट में है। पीएम मोदी लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 के रूप में पर्यटन पर देश की नब्ज पहचानने की प्रथम राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों को अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का शुभारंभ करेंगे। सभी को उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से एक नई विकास की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, एक नया कनेक्ट जो यहाँ के जनता के साथ उन्होंने कायम किया है, उसको और विस्तार देते हैं और किस तरह से एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ सबका विश्वास और सबका विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर भी देश के साथ आगे बढ़ता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। अपनी जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। हजरत बल तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को होगा विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना के जरिए तीर्थ स्थल का होगा पुनरुद्धार। लगभग 35 करोड़ की इस योजना में पर्यटन बढ़ाने, सीधे तौर पर रोजगार सृजन करने, स्थानीय कला और संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, तीर्थ स्थल की 4 दीवारी के निर्माण सहित पूरे क्षेत्र का स्थल विकास, बहुस्तरीय कार पार्किंग, सार्वजनिक सुविधा ब्लॉक और तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार का निर्माण, हजरत बल तीर्थ परिसर की प्रकाश व्यवस्था, तीर्थ स्थल के आसपास घाटों और देवरी पथों का सुधार, सूफी व्याख्या केंद्र का निर्माण, पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण शामिल है। इस परियोजना ने हजरत बल तीर्थ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देख लिए कितना लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मोदी जी का इंतज़ार कर रहे हैं, मोदी जी आने वाले हैं। तो इसके हवाले आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आजकल देखो, जब से 370 धारा कश्मीर में ख़त्म हुआ है, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर है। आप देखिए, जोग दर जोग लोग, लाखों के तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और मोदी जी का वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। मैं साउथ कश्मीर से आया हूँ और हज़ारों गाड़ियाँ मेरे साथ, और जहाँ जहाँ लोगों का जज्बा मैंने देखा मोदी जी को देखने के लिए,
मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक होगा। मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं तो लोग खुश होंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं मोदी जी से। लोगों ने आज तक सफर उठाया है और अब लोगों को ये उम्मीद है कि शायद मोदी जी हमारे लिए अच्छा करें। उम्मीद इसलिए कि मोदी जी ने जो भी आज तक किया है बहुत अच्छा किया है। आगे भी हमें यही उम्मीद रहेगी कि जिस तरीके से मोदी जी हमें आज तक अपनी हुकूमत में उन्होंने देखा है, इंशाल्लाह आगे भी वो हमें इसी तरीके से देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। समारोह के दौरान 3000 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र बहु परिसर भाषा विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 22 सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सैयद नसीर हुसैन को शपथ न दिलाने की गुहार लगाई है। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सैयद नसीर हुसैन पर आरोप है कि उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। अधिकारियों की मांग है कि जब तक इस मामले में जांच पूरी न हो जाए तब तक सैयद नसीर हुसैन को शपथ ना दिलाई जाए। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने अदालत में कोर्ट से केजरीवाल को पूछताछ में सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की थी। इससे पहले ईडी शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल को 13,609 करोड़ उधार लेने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह इस बात पर जोर ना दे कि केरल राज्य को अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने के लिए अपना मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि मुकदमा दायर करना अनुच्छेद 131 के तहत एक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र मुकदमा वापस लेने की शर्त को छोड़कर अन्य शर्तें रख सकता है। हालांकि केरल की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अतिरिक्त उधारी के लिए इसकी मांग पर अभी फैसला होना बाकी है। केरल सरकार का दावा है कि उसे अभी 26,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। केरल सरकार इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। केरल सरकार राज्य में अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रही है। वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन 7 महीने से लंबित है, जिसके कारण राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कानपुर में इरफान सोलंकी के आवास पर छापेमारी की है। ईडी ने इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की आवास पर छापा मारा है। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अभी जेल में बंद हैं। विधायक पर जमीन कब्जा करने के इरादे से आगजनी का आरोप है। विधायक इरफान के खिलाफ अब तक 17 केस दर्ज किए जा चुके हैं। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला दर्ज है। इस केस में पुलिस की ओर से चार्जशीट और गवाह पेश किए जा चुके हैं। इस पर अब फैसला आने की तैयारी है। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा के दौरान छात्रों को केवल क्वेश्चन पेपर ही दें और आंसर शीट्स छात्रों को खुद लाने के लिए कहा जाए। यह निर्देश विशेष रूप से कक्षा 5, 8, 9 के लिए दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट का मूल्यांकन ब्लॉक स्तर पर करने का भी फैसला किया गया है। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मामले पर कहा है कि कर्नाटक को दिवालियापन की ओर धकेलने वाली कांग्रेस सरकार अब छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लाने के लिए मजबूर कर रही है। ये सरकार पद पर बने रहने की गरिमा खो चुकी है।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने आज रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में भाग लिया। सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में तेजी से हो रहे विकास की सराहना करते हुए कहा कि आज देश में हर रोज 28 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं। हर साल 8 नए हवाई अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। I think it's important that Japan today appreciates the pace of change in India. This is a country today which is building 28 kilometers of highway every day, which is creating 8 new airports every year, which is establishing 1.5 to 2 metros every year, which has for the last 10 years built 2 new colleges every day, and which has doubled its technical and medical institutions and output. This transformation of India makes us a more effective and credible partner, whether it is the ease of doing business, infrastructure development, ease of living, digital delivery, a startup and innovation culture, or shaping the international agenda. India is clearly a very different country today. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज अपने पूर्व और पश्चिम दोनों ओर प्रमुख गलियारों पर काम कर रहा है। ये गलियारे अटलांटिक को एशिया के माध्यम से प्रशांत महासागर से जोड़ेंगे। India is today working on major corridors, both to its east and to its west. They include, on the west, the IMEC initiative through the Arabian Peninsula and the International North-South Transport Corridor. And to the east, the Trilateral Highway in Southeast Asia and the Chennai-Vladivostok route that also has polar implications. Now bear in mind, if these corridors, when they are completed, essentially would connect the Atlantic to the Pacific through Asia. Our two nations have converging views about the need for transparent and collaborative connectivity. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में भी भाग लेंगे। उम्मीद है कि दोनों मंत्री द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों पर कहा कि जब कोई देश पड़ोसियों के साथ लिखित समझौते का पालन नहीं करता है तो आपके पास चिंता करने का कारण होता है। इससे रिश्तों की स्थिरता पर सवाल भी उठता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में भाग लिया, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री जोको कामिकावा के साथ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में वो भाग लेने वाले हैं और उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान होगा।
आइए बढ़ते हैं आगे। रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो सम्मेलन में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अध्यक्ष तदाशी माएदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा कई कदम उठाए गए हैं। Starting of Prime Minister Modi's and his administration's efforts. In 2016, enactment of the bankruptcy law. In 2017, abolishment of very cumbersome the indirect taxation system and introduction of GST. And 2020, the simplification of the labor law. छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर भाजपा नेता की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग को अगवा कर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर उनकी जान ले ली। मामला जांगला थाना क्षेत्र के कोटा मेटा का है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि थाने से करीब 12 किलोमीटर दूर भूरी पानी में वन विभाग की ओर से तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच कुछ लोग पहुंचे और निर्माण कार्य में लगी जेसीबी में आग लगा दी और नाग की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या के बाद कैलाश नाग के मृतक शरीर को भूरी पानी और कोकमेंटा के बीच फेंका और वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नक्सली लगातार प्रदेश में भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं। बीते 5 दिनों से बीजापुर में भाजपा नेता की हत्या की ये दूसरी वारदात है। बस्तर में 1 साल के अंदर 10 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते भारतीय नौसेना ने अदन खाड़ी में ड्रोन हमले के शिकार लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज की मदद की है। लाइबेरिया के कंटेनर पोत MSC स्काई 2 की मदद से INS कोलकाता पहुंचा। MSC स्काई 2 पर ड्रोन हमला किया गया था, जिससे लगी आग की सूचना जहाज मालिक ने INS कोलकाता को दी थी। INS कोलकाता ने घटनास्थल पर पहुंचकर जहाज से 13 भारतीय नागरिकों सहित कुल 23 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। भारतीय सेना ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में कई ESM स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मणिपुर में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पूर्व सैनिकों ESM से बंधुत्व के साथ जुड़ने के अपने सहयोगात्मक प्रयासों के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक स्वास्थ्य शिविर 26 फरवरी 2024 को विष्णुपुर जिले में, उसके बाद 28 फरवरी 2024 को सेनापति जिले में और उसके बाद 4 मार्च 2024 को चुंडा चांदपुर जिले में आयोजित किया गया। इनमें राज्य भर से बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद लगभग सभी जिलों के पूर्व सैनिकों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है। इस आयोजन में 2000 से अधिक पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है, जिसमें 1650 से अधिक पूर्व सैनिक, 50 वीर नारियां, 180 विधवा महिलाएं और 65 आश्रित शामिल थे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय कर्मचारियों के लिए एक नई इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की गई है। इस नई इंश्योरेंस स्कीम का नाम है लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। इस स्कीम को 8 मार्च से लागू कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद दुबई दूतावास ने दी है। इस संबंध में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू कॉलर वर्कर्स रिक्रूट करने वाली कंपनियां और 2 इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात की है। प्राकृतिक या फिर आकस्मिक मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के परिवारों के लिए 8 लाख रुपए, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में 35,000 है, से लेकर 17 लाख रुपए, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में 75,000 है, तक के मुआवजे का वायदा करती है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जिनमें से लगभग 65% ब्लू कॉलर श्रमिक हैं। यह समूह देश में प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। साल 2022 में दुबई में वाणिज्य दूतावास ने कुल 1750 मौत के मामले दर्ज किए, जिनमें से लगभग 1100 कर्मचारी थे और साल 2023 में कुल 1513 मामलों में से लगभग 1000 श्रमिकों की मौत दर्ज की गई। देखा गया है कि 90% से अधिक मामलों में मौत प्राकृतिक होती है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर।
और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी सोसाइटी के 16वीं एवेन्यू के 2 फ्लैट में आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग पहले जिस फ्लैट में लगी थी उससे फैलकर दूसरे फ्लैट में भी लग गई। 2 फ्लैट्स में लगी आग के कारण कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। मौके पर दमकल के 2 वाहन पहुंचे हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित आवासीय महिला पोटा केबिन छात्रावास में बीती रात भीषण आग लग गई। आवासीय छात्रावास में रहने वाली सभी लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह घटना बीजापुर के आवापल्ली थाना क्षेत्र की है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि पोटा केबिन साल 2011 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किए गए आवासीय स्कूल हैं। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में अगले 5 दिन तक बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 10 मार्च की रात तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में विक्षोभ की संभावना व्यक्त की है। इसके प्रभाव से 10 से 12 मार्च तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में ठंड जारी रहेगी। आज का अधिकतम 25 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 रहा। और अब खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसका शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर जारी संकट के बावजूद दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों का रुख भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशाजनक बना हुआ है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान जताते हुए कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.8% रह सकती है। साथ ही क्रिसिल ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि वर्ष 2031 तक भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था भी दोगुना होकर $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। क्रिसिल ने अपनी इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रीय स्थितियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना बरकरार है। साथ ही इसमें और सुधार देखने को मिल सकता है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2030 से 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $6.7 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताते हुए कहा है कि उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर $4,500 तक पहुंच जाएगी और भारत उच्च मध्यम आय वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गैस की कीमतों में ₹2.5 प्रति किलोग्राम की कटौती की है, जो कि प्रति किलोग्राम 3% की कमी है। 11 महीनों में पहली बार कीमत में कटौती की गई है, जो कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है। नई कीमतें आज से लागू हो रही हैं, जिसके बाद दिल्ली में CNG 74.09 रुपये प्रति किलो मिलेगी, जो कि कटौती से पहले 76.59 रुपये मिलती थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में नई कीमत 78.70 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, जो पहले 81.20 रुपये थी।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा ने नए बाजारों में कृषि निर्यात को आसान बनाया है। इसके साथ ही एपेडा ने अपना ध्यान ताजे फल, सब्जियों और श्री अन्न पर केंद्रित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि एपेडा ने दूरदर्शी रणनीति के तहत कुछ उत्पादों पर निर्भरता को कम करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ताजे फल, सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और पशु उत्पादों को प्राथमिकता दी है। इसमें उन उत्पादों की निर्यात टोकरी का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। एपेडा ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान इराक, वियतनाम, सऊदी अरब और ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में निर्यात को आसान बनाया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। इसमें इराक में 110%, वहीं वियतनाम में 46% और सऊदी अरब में 18% और साथ ही ब्रिटेन में 47% की वृद्धि के साथ ही उल्लेखनीय निर्यात विस्तार प्रमुख बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक समावेशिता को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में एपेडा वैश्विक कार्यक्रमों में स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों की भागीदारी को सक्षम बनाकर उनको समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही एपेडा तुर्की, दक्षिण कोरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे उभरते हुए बाजारों के नए मेलों में भागीदारी की शुरुआत भी कर रहा है। इसका मकसद भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक ज्यादा पहुंच को आसान बनाना है, साथ ही सतत विकास के अवसरों को बढ़ावा देना भी है। तो कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और ये वृद्धि प्रमुख बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाती है। तो कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एपेडा वैश्विक कार्यक्रमों में स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और एफपीओ को समर्थन दे रहा है। और आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में लेंगे भाग। कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात। 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। लगभग 1,000 नए सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया समन। 16 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान में रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में लिया भाग। भारत की विकास गाथा का किया उल्लेख। कहा, देश के हर रोज में बन रहे हैं 28 किलोमीटर के हाईवे। हर साल 8 नए हवाई अड्डों का हो रहा है निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। हमले में अमेरिकी नाविक दल के 3 सदस्यों की मौत, 6 अन्य घायल। और खेल की खबरों में धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला जारी। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। इंग्लैंड ने 1 विकेट खोया। सीरीज में भारत फिलहाल 3-1 से आगे। आगे बढ़ते हैं। मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $8 अरब के ऋण समझौते का विस्तार किया है। सरकार और फंड अधिकारियों ने कहा है कि इसके अतिरिक्त मिस्र ने पर्यावरणीय स्थिरता के लिए $1.2 अरब का एक और ऋण हासिल किया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसका कुल ऋण $9 अरब से अधिक हो गया है। मिस्र के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हसन अब्दुल्ला ने कहा कि देश मध्यम अवधि में एकल अंकीय मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य बना रहा है।
और अब खबर कोलंबिया से। कोलंबिया के राष्ट्रपति के सुधारों के खिलाफ कोलंबिया में हजारों लोगों ने मार्च निकाला है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो द्वारा समर्थित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों का विरोध करने के साथ साथ बिगड़ती सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए हजारों लोगों ने कोलंबिया के सबसे बड़े शहरों में मार्च किया। गरीबी और असमानता से लड़ने और कोलंबिया के 6 दशकों के आंतरिक संघर्ष को समाप्त करने के महत्वाकांक्षी वायदों पर गुस्तावो पेट्रो को 2022 में चुना गया था। सरकार के सबसे बड़े प्रस्तावों स्वास्थ्य, पेंशन, श्रम प्रणाली और शिक्षा को लक्षित करने वाले सुधारों को कांग्रेस और विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और ग्रीक के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस कल ओडेसा के काला सागर बंदरगाह की यात्रा पर गए थे। उसी दौरान यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर हमला हुआ। यह हमला प्रतिनिधि मंडलों के अनुमानित 500 से 800 मीटर की दूरी पर हुआ है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके सैनिकों ने बंदरगाह में यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन वाले हैंगर पर हमला किया और कहा कि लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने आज सुबह क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल खतरे की घोषणा की है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद देश की अपनी पहली यात्रा पर आए किरियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि दौरे के दौरान जब प्रतिनिधिमंडल अपनी कारों की ओर बढ़ रहा था तो उसने सायरन और एक बड़ा विस्फोट सुना। आपको बता दें कि यूक्रेन का काला सागर बंदरगाह बुनियादी ढांचा रूसी हमलों के लिए लगातार लक्ष्य रहा है, जो जुलाई के मध्य से तेज हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। दक्षिणी यमन के पास मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमलों में दल के 3 सदस्य मारे गए हैं। वाणिज्यिक जहाजों पर हूती विद्रोही समूह के हमले में मौत का यह पहला मामला है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि बुधवार को अदन की खाड़ी में यह हमला किया गया। जीवित बचे लोगों ने जहाज छोड़ दिया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि गजा में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उसने हमले किए हैं। हमला बारबाडोस के ध्वज वाले जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुआ है। इस हमले के बाद एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संघर्ष बढ़ गया है, जिससे जहाजों की वैश्विक आवाजाही बाधित हो गई है। हूती विद्रोही पिछले कई महीनों से लगातार जहाजों को निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने लाल सागर के अदन की खाड़ी में व्यापारी जहाज पर हुए हमले को लेकर अमेरिका के कड़े रुख को साफ किया है। आपको बता दें कि मालवाहक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। मैथ्यू मिलर ने इस मामले पर कहा है कि अमेरिका इस हमले के लिए यमन हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराना जारी रखेगा। अमेरिका ने इस हमले के विरोध में जवाबी कार्यवाही को तेज कर दिया है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि हूतियों द्वारा किए जा रहे ये हमलों की शुरुआत होने के बाद यह होने वाली पहली मौत है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2 साल से जारी है। युद्ध के बीच एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। ऐसे में भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय दूतावास के मुताबिक मिशन भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को भारत भेजने की कोशिश करेगा। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारतीय नागरिक मोहम्मद असफान की मृत्यु की सूचना दी है। दूतावास ने कहा है कि हमें एक भारतीय नागरिक मोहम्मद असफान की दुखद मृत्यु के बारे में पता चला है। हम परिवार और रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। मिशन उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने का प्रयास करेगा। लंदन में एक पुलिस स्टेशन में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 30 गाड़ियों के साथ लगभग 175 दमकल मौके पर पहुंचे हैं। लंदन फायर ब्रिगेड ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है कि पुलिस स्टेशन की छत पूरी तरह से जल गई है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि उसे अब तक घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है और क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था सामान्य तरीके से जारी है।
दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में डेंगू बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्राजील में साल 2024 में डेंगू बुखार के 10 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 214 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील डेंगू से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान चला रहा है। ब्राजील के संक्रामक रोग विशेषज्ञ रेनाटो केफोरी ने कहा है कि टीके की खुराक की सीमित उपलब्धता टीकाकरण अभियान को कमजोर करती है। मेक्सिको में साल 2014 में लापता हुए 43 छात्रों को लेकर विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति भवन में राज्य विद्युत कंपनी में एक सफेद पिकअप ट्रक का उपयोग करते हुए दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर ले गए। यह घटना तब घटी जब राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति भवन में अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। घटनास्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। घटना को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि वह इस विरोध को नहीं दबाएंगे और लापता छात्रों की जांच को जारी रखेंगे। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट आज से धर्मशाला में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया इस सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है। जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार 17वें अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन का हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजन शुरू हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाएं और जैव विविधता के व्यापक महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन यानी कि AIBC 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय जैव प्रौद्योगिकी का है। केंद्र सरकार इसके लिए सार्थक कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन कॉन्फ्रेंस, भारत तो ट्रेडिशनली जाना जाता है एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी न केवल फिजिकल, ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी। हिमालय से लेकर समुद्र तट तक और अंतरिक्ष तक डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी। लेकिन शायद कभी आकलन करने पर यह कारण निकलेगा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोखले ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर क्यूरेटर, डेवलपर्स, डेटा हितधारकों को विचारों और विशेषज्ञता के साथ बातचीत करने और आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। एक साथ मिलके सोचेंगे कि किस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरह हम आगे की तरह से नए डेटा जैसे आते रहेंगे तो इसका किस तरह से मिक्स मैच करके इसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और ये एक मीटिंग बहुत इंडिया में पहली बार हो रही है और हम बहुत खुश हैं कि इसका फ्यूचर रोल हमारे देश की प्रगति में बहुत अच्छी तरह से रहेगा। समारोह में मौजूद जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार डॉक्टर सुचिता निनावे ने कहा कि पूरी दुनिया में 3-4 डेटा सेंटर हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से अब भारत में भी इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर बन रहा है। इससे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। इंडिया में यहाँ पे इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ओपन करने में आया है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है एंड ये हमारी इंडियन साइंटिस्ट को एंड इवन इंटरनेशनल साइंटिस्ट के लिए भी बहुत डाटा साइंस में प्रगति करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 अलग अलग देशों के 181 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य, कृषि और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डेटा की आवश्यकता के मद्देनजर इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर की स्थापना एक अच्छी पहल है। इसमें 15 अलग अलग देशों के
डेलीगेट्स आए हैं और टोटल जो है 181 है जो यहाँ पर आए हुए हैं। और इसका महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है और अगर हमें किसी भी चीज़ को एड्रेस करना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे बायो मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए डेटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये भी ज़रूरत है कि एक जगह सारा डेटा हो, राइट। तो इसीलिए इसकी वजह से जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, जहाँ सारा अलग अलग टाइप का बायोलॉजिकल डेटा जो एक साथ रखा जा रहा है, इसका महत्व बहुत है। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल एक्सेस, भारतीय फसल फिनोम डेटाबेस और भारतीय जैविक डाटा केंद्र का इंडियन मेटाबोलोम डेटा आर्काइव लॉन्च करने के अलावा भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर कैप्सूल लॉन्च किया। 8 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बायोक्रिएशन सम्मेलन को भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC), क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) फरीदाबाद, पादप आणविक जीव विज्ञान विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत में जैव विविधता के बढ़ते महत्व के मद्देनजर देश में पहली बार 17वां अंतर्राष्ट्रीय बायोक्रिएशन सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जहां रेखांकित किया, वहीं भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिकों से इस क्षेत्र में शोध, नवाचार और डाटा संकलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, फरीदाबाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहा है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। कोविड-19 के दौरान मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य था किसी को भी, खासतौर से गरीब परिवारों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसी दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश की लगभग 2/3 आबादी को कवर किया गया। भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 में की थी। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिला। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर लाभार्थियों को 1 किलो दाल भी प्रदान की गई। इस योजना का पहला चरण अप्रैल से जून 2020 तक का रहा। वहीं योजना का दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू रहा, जबकि योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक चला और योजना का चौथा चरण जुलाई से नवंबर 2021 के बीच में रहा। महत्वपूर्ण योजना का 5वां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चला, जबकि योजना का छठा चरण अप्रैल से सितंबर 2022 तक चला। 6 चरणों में करीब 1118 LMD खाद्यान्न आवंटित हुआ। इस दौरान कुल खर्च लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए रहा। योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया। योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा NFS से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत वहन की जा रही है। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई योजना का वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 2024 में विस्तार किया गया। 2024 में योजना के विस्तार की हुई घोषणा। 2024 से 5 साल के लिए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न।
सरकार अगले 5 साल में योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेगी। गौरतलब है कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड से योजना का लाभ मिल रहा है। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना से लोगों को अनाज खरीदने की दिक्कतों से भी मुक्ति मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग काफी किया जाता है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। आजकल बीमार होने पर स्व इलाज या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना काफी आम हो गया है। सेल्फ मेडिकेशन करना अक्सर लोगों की आदत होती है। वहीं एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं हैं, क्योंकि इनसे जल्द आराम मिलता है। जरूरी न होने पर भी दवाओं का इस्तेमाल करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन यदि इनका अधिक व अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है। और जब कभी ऐसा हो कि आप एंटीबायोटिक दें लेकिन बैक्टीरिया उससे मरे नहीं, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है कि मरीज जो बीमार होता है, निमोनिया होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उसको आप दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो वो मरीज ठीक नहीं होता, उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। मरीज को जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है वो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस। दूसरा होता है एक्वायर्ड और सेकेंडरी रेजिस्टेंस। क्या आप मरीज़ को इन्फेक्शन हुआ, हमने उनको दवाइयाँ दी, लेकिन जो एंटीबायोटिक वो जो इनएप्रोप्रिएट थी वो ठीक नहीं थी। दूसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक का डोज कम था। और तीसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक मरीज़ ने जल्दी बंद कर दी पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल होने से पहले। और चौथा कभी कभी ये होता है कि दवाई का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता, पेशेंट को डायरिया होता है या इंटॉलरेंस होती है। तो ये कारण होते हैं जिससे कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, दवा पूरी खुराक में न लेना या इलाज बीच में ही छोड़ देना। इसमें चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वो बीमारी को ठीक से पहचाने और उसका ठीक से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे, ठीक डोज में प्रिस्क्राइब करे और ठीक मुद्दे के लिए उसको लें। मरीज़ की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको दवाई को समय पे ले और जितने दिनों के लिए बताया गया उतने दिनों के लिए लें और उसके बाद फिर टेस्ट कराएं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। इसमें जिम्मेदारी अस्पतालों की भी है, क्योंकि जो हाइजीन होती है, जो क्लेanलीनेस होती है, हाथों को साफ रखना, वार्ड को साफ रखना, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, नर्सेज होते हैं, ऑर्डरलीज होते हैं, उनकी हाइजीन भी होती है। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा बेहद प्रभावशाली होती है। अगर इन्हें उचित तरीके से लिया जाए तो ये जीवन बचा सकती है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग से दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अधिक प्रयोग से बचें, स्व इलाज न करें और अगली बार दवाओं का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।